हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये। आयोनिक इक्विलिब्रियम, है ना। द टर्म इटसेल्फ, देखो नाम से ही समझना चाहिए हम लोगों ने चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो आप जानते हो, 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टडी किया हुआ है, याद है, चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। उसी का कंटिन्यूशन है ये आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में बस इतना ही था कि जो केमिकल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स थे वो इक्विलिब्रियम में थे, यहाँ आयॉन्स इक्विलिब्रियम में है विद दैट ऑफ सॉल्ट या विद दैट ऑफ एसिड बेस जो भी है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर हमने देखा था उस केस में हमने देखा था कि ए और बी जब रिएक्ट करते हैं तो रिवर्सिबली दे कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए और बी सी और डी बना रहे हैं और सी और डी फिर ए और बी बना रहे हैं, है ना। तो ये दोनों क्या थे, केमिकल्स, प्रॉपर कंपाउंड्स, और ये दोनों क्या थे, ये भी कंपाउंड्स थे, है ना। तो चार अलग अलग कंपाउंड्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है। बट आयनिक इक्विलिब्रियम में वैसा नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक साइड पे कंपाउंड हो सकता है और दूसरी साइड पे आयॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी की बात चल रही, वही थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम वर्ड बाय वर्ड चलते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया, मैं रब कर देता हूँ बस, ठीक है। तो ये जो टर्म है आयोनिक, इसका मतलब आयॉन्स। आयॉन्स क्या होते हैं, है ना। आयॉन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, ओके। अगर मैंने एक एटम ले लिया और उस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है या लिया है जिसके वजह से उसके ऊपर डेवलप हो गया एक चार्ज, या फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप ऑफ एटम्स ले लिए जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में कनेक्टेड है और उनके ऊपर है एक चार्ज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इफ आई से, मैं बोल सकता हूँ एटम में Na प्लस है, K प्लस है, Al प्लस 3 है, Ca प्लस 2 है, ये सारे इधर आ सकते हैं जिनके ऊपर चार्ज है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। उसमें Cl माइनस भी हो सकता है, F माइनस भी हो सकता है, ओके, O माइनस 2 भी हो सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, बट वो सिंगल एटम की बात हो रही है। बट यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स की बात अगर करता हूँ तो SO4 आ जाएगा, SO4 रेज़ टू -2 रहता है, बराबर। फिर PO4 रेज़ टू -3, CO3 रेज़ टू -2, ये सब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये आयंस तो है। और यही आयंस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, वो रेज़ टू चार्ज। अगर ग्रुप ऑफ एटम जो कनेक्टेड है उनको चार्ज से रेस कर दिया, या अगर एटम है इफ दे आर रेज टू चार्ज, इसी को बोलते हैं आयॉन्स। सो दिस इज आल्सो आयन एंड दिस इज आल्सो आयन, सही है। तो मेरा पॉइंट कहने का क्या है कि ये ही आयॉन्स का इक्विलिब्रियम हम बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम का ही ले लेते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आप लोगों को एक कंपाउंड, हाँ, CH3COOH, ठीक है। ये हमको पता है ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी आएंगे, बस फॉर नाउ रिमेंबर CH3COH जो है वो CH3COO माइनस बनाता है, उसके साथ H+ बनाता है, और ये दोनों भी रिएक्ट करके फिर ये बनाते हैं। सो वी नो दैट ये झटके से नहीं होता है, ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है। मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में CH3COOH वन डायरेक्शन में CH3COO माइनस प्लस H+ बनाएगा। देखो आयंस बन रहे हैं, इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है ये। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाने के वजह से ये आयंस बनना शुरू हो गए। एज दिस आयंस वर फॉर्म्ड, ये आयंस ने फिर रिवर्स में ये बनाना शुरू कर दिया। कैसे, ये CH3COOH है, ओके, इसने CH3CO माइनस और H+ जो बनाया था अब वो रिएक्ट करना शुरू हो गया आपस में और बना रहे। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये अपर एरो जो है वो बड़ा है, लोअर एरो छोटा है। तो व्हाई इज दैट, बिकॉज अपर एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, लोअर एरो रिवर्स डायरेक्शन। और ये आयंस अभी अभी बने ना, तो अभी अभी रिएक्ट करके फिर रिवर्स में आ रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो आगे की तरफ का स्पीड है वो ज्यादा है बैकवर्ड रिएक्शन से, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब CH3COOH जिस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, मतलब जिस रेट से आयंस बना रहा है, उसी रेट से CH3COO माइनस एंड H+ जो है वो वापस से बॉन्ड कर रहे हैं, वापस से कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे जब अपर एरो लोअर एरो का सेम साइज हो, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं बस इक्विलिब्रियम बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग ये सब में जो टर्म्स यूज कर रहा हूं सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। तो यहां पर बात की जा रही है अबाउट आयोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब आयंस के इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में सीखा, लास्ट ईयर में, आई मीन 11th में सीखा है, और यहां पर हम केमिकल की जगह पे हम आयनिक इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। तो देखो यहां पर आयंस के साथ कंपाउंड इक्विलिब्रियम में, इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम,
ठीक है, तो ये समझने के लिए ही हमको अभी आगे का पार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे का पार्ट क्या मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले तो जो सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं, ध्यान दो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर। यहां पर हम सिर्फ वाटर के बारे में बात करें, बिकॉज वाटर में अगर कोई सॉल्ट या कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व करता हूं तो वही आयंस में स्प्लिट हो सकता है, इसीलिए वाटर के बारे में बात हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं सोल्यूट की, वी नो दिस राइट, लास्ट चैप्टर में ही आप लोगों ने सीखा है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर गिव सॉल्यूशन। तो अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो दो टाइप के सोल्यूट एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये क्या है जरा ध्यान दो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको पानी में डालो तो उनके आयंस बन जाते हैं, दे हैव कैपेबिलिटी टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वो हो गया इलेक्ट्रोलाइट। उस जगह पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में जाके डिसॉल्व जरूर होता है बट इट डज नॉट स्प्लिट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर नहीं पाएगा क्योंकि उसमें मूवेबल चार्जेस है ही नहीं। सो बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दो टाइप के सॉल्यूट्स होते हैं। उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ दो, उसमें अपना ग्लूकोज आएगा, फिर सुक्रोज आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में बट डिसोसिएट सेपरेट नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें तो इसमें फिर दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। अभी इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। ठीक है, फॉर उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं एक सॉल्ट लेता हूं, फॉर एग्जांपल AB। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूं वाटर में, H2O में डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये बन गया A प्लस प्लस B माइनस। ठीक है, तो ये प्रोसेस में क्या हुआ है, यू ऑब्जर्व समथिंग, ए बी स्प्लिट हुआ है A प्लस और B माइनस में, और ये उसके क्या है, आयंस है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा प्रोसेस जिसमें आयंस या एक पर्टिकुलर सॉल्ट को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज आयंस। ओके, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। और रिवर्स प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या, जिसमें ये दोनों कंबाइन करके एसोसिएट करके वापस से सॉल्ट बना रहे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, तो डिसोसिएशन एसोसिएशन आई होप समझ में आया। इसके साथ साथ और एक टर्म आपको पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में आप वाटर ऐड कर दो वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब उसमें पानी डाल दिया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम 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 होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, उसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। ये ध्यान में रखो। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, तो वीक और स्ट्रॉन्ग दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ए बी स्प्लिट हुआ A प्लस और B माइनस में। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3COOH, इससे थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, NH4OH लिया है मैंने। जब इसको मैं वाटर में ऐड करता हूँ, जब इसको मैं वाटर में ऐड करता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है जरा नोटिस करो। NH4OH फॉर्म्स NH4 प्लस आयंस प्लस OH माइनस आयंस। ठीक है, तो ये दो आयंस बन रहे हैं, बट क्या हो रहा है ना, ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो रहा है। एट द एंड मतलब पूरा डिसॉल्व करने का जब मैं चेक करता हूं तो उसमें मुझे NH4OH के भी आयंस मिलते हैं, NH4 प्लस के भी मिलते हैं और OH माइनस के भी मिलते हैं। तो इससे एक चीज तो पता चल जाती है हमको, वन थिंग वी कैन अज्यूम फ्रॉम दिस और वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस कि भाई NH4OH NH4 प्लस और OH माइनस बना रहा है, बट ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है बिकॉज ये रिवर्सिबल भी है। मतलब ये NH4 प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन करके फिर बना रहे हैं NH4OH। सो ये क्या जस्टिफाई करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। क्यों हो रहा है, बिकॉज पूरी तरह से डिसोसिएट हो ही नहीं पा रहा है, पूरी तरह से स्प्लिट हो ही नहीं पा रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेशलिटी होती है कि दे डू नॉट द कंप्लीट अमाउंट ऑफ आयंस और कंप्लीट अमाउंट ऑफ कंपाउंड जो डाला है वो पूरी तरह से कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होगा, सिर्फ एक फ्रैक्शन होगा। उसी को मेजर करने के लिए एक डिग्री होती है जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, इंडिकेटेड बाय अल्फा। लास्ट चैप्टर में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने अल्फा और वेंटो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप निकाला है, तो ये वही अल्फा है।
ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो वाटर में डालने के बाद भी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, कुछ परसेंट इसका डिसोसिएट होगा, बाकी का सारा NH4OH के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। ऑन द अदर हैंड जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं तो स्ट्रॉन्ग के केस में एग्जांपल ले सकते हैं NaCl का। NaCl को मैंने वाटर में डाल दिया, क्या हो गया NaCl का? NaCl को वाटर में डालने के बाद आई ऑब्जर्व कि Na प्लस बना प्लस Cl माइनस। एट द एंड ऑफ डिसॉल्विंग इन एवरीथिंग जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस ही मिल रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, वो चीज़ जो है ना वो मिल ही नहीं रही, मतलब जैसे इधर वापस से हमको रिएक्टेंट मिल रहा था, यहाँ वो रिएक्टेंट मिल नहीं रहा। सो दिस इंडिकेट्स कि हमारा जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल नहीं है, ये वन डायरेक्शन है। तो ये होता है यूजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। ओके, आई एम सॉरी, आई थिंक रेड कलर थोड़ा सा मैं इधर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दिख तो रहा है सही से, स्टिल अगर दिक्कत हुई हो तो आई एम सॉरी, मैं कलर का कॉम्बिनेशन चेंज करूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो यही है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनाएगा, वाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रिवर्सिबल बना नहीं सकता, उसमें वन डायरेक्शन में सिर्फ डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन नहीं हो रहा। यहाँ पर डिसोसिएशन भी हो रहा है, एसोसिएशन भी हो रहा है। इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो। CH3COH जितने भी वीक एसिड वीक बेसिस है सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही आते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप नोटिस करोगे जो प्रॉपर सॉल्ट्स होते हैं वो आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑल राइट गाइस, तो अभी कलर थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट नेक्स्ट टॉपिक बीइंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी थोड़ी देर 1-2 सेकंड पहले मैंने आपको बताया था कि कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कितने अमाउंट में डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने अमाउंट में स्प्लिट हो रहे हैं, वो ही है उसको मेजर करने का एक तरीका है। वही मेजर करने का तरीका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विच इज एक्चुअली इंडिकेटेड बाय अल्फा। बना सकता हूं मैं अल्फा, बहुत बार इसको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए व्हाट वी से अल्फा परसेंट इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा इंटू 100। बट बात ये है ना, ये चलो ये तो मेरे को समझ में आ जाएगा, ये अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करो, बट अल्फा क्या है? ठीक है, अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी तो बात है। तो अल्फा पे आते हैं। ठीक है, तो अल्फा का मतलब क्या होता है? ठीक है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैंने सब्सटेंस ले लिया है, मैंने ले लिया CH3COOH और इसको मैंने ऐड कर दिया वाटर में, तो हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट तो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनाएगा। तो CH3COH में से कितना अमाउंट ये आयोन्स के पास जाएगा वही है अल्फा। मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूं यहां पर इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन है ये 1 मोल फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं, ये 0 है, ये 0 है। ओके, फिर क्या होगा? ये नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, एंड देन होगा एट इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो इसमें से 1 में से निकल जाएंगे अल्फा मोल्स निकल जाएंगे और वही अल्फा यहां पर आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? आपके पास ढक्कन वाला पेन है, कैप वाला पेन, वो पेन पकड़ो, वो पेन एक ही पूरा रहता है, बट जब मैं उसको ओपन करता हूं तो एक ढक्कन मिलता है और एक पेन मिलता है, राइट? तो अगर मैं उसको बंद करूं तो भी एक है, ओपन करूं तो ये 1 वैसा ही है। यहां पर देखो, ये CH3COH एक ही था, बट स्प्लिट होने के बाद अल्फा निकल गया, तो ये अल्फा बना, ये अल्फा बना, वैसे दोनों जुड़ के वापस से CH3COH ही तो बना रहे हैं। ओके, these both are combining to give CH3COH only. That is the reason why I am saying that इसमें से अल्फा निकला और ये अल्फा बना। आपने ये नहीं सोचना सर 2 अल्फा होना चाहिए ना, यहाँ पर 2 अल्फा नहीं, सिंगल अल्फा ही है, बिकॉज ये पेन की तरह था। कैप ओपन किया तो एक कैप बना, एक पेन बना। जब जॉइंट था तो कैप के साथ एक ही पेन था, वैसे ही यही है। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो ये वही अल्फा है। ऊपर से अगर यहां पर कुछ नंबर होता ना, ये x टाइम्स होता, ये y टाइम्स होता, तो यहां पर x और y मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने, बिकॉज उतने टाइम्स वो स्प्लिट होता ना, उतने टाइम्स अल्फा हो जाता वो।
तो यही होता है अल्फा। तो अल्फा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 है या 0 है, 0 है। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इसमें से -1 माइनस अल्फा मतलब अल्फा निकल गया, ये अल्फा है, अल्फा है। तो एज अ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, ध्यान दो डेफिनेशन में क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था ना कि टोटल कितने मोल्स डिसोसिएशन के बाद है, इन अदर वर्ड्स डिसोसिएट कितने मोल्स हो रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जरा ध्यान दो, इस केस में ध्यान दो, डिसोसिएट कितने मोल्स हुए हैं, अल्फा एंड अल्फा, इतने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, और कितने मोल्स एग्जैक्ट एग्जिस्ट कर रहे थे, 1। तो डिसोसिएशन के पहले इतने मोल्स थे और आफ्टर डिसोसिएशन इतने मोल्स थे, वो भी कितने मोल्स डिसोसिएट हुए। अगर मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, व्हाट कैन आई से, आई कैन से अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एडेड लिख दो या जो लिखना है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दो या नंबर ऑफ मोल्स, इसको इनटू 100 कर दोगे तो यहां पर मिल जाएगा परसेंट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, ओके, इक्विलिब्रियम पे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी है। चाहो तो इधर टोटल लिख दो, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं अभी, क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं अबाउट कंपाउंड्स, अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो एसिड और बेसिस तो एग्जिस्ट करते ही है, ठीक है। एसिड बेसिस उनमें सबसे ऊपर आते हैं बिकॉज उनका एक्शन आयंस के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। तो एसिड है सब्सटेंस या बेस है, वो किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इज अ सब्सटेंस एसिड और अ सब्सटेंस बेस, हाउ डू वी डिफरेंशिएट दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस थियोरीज जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हुई है। अभी ये तो देखो बेसिक चीज़ हमको पता है, हमने कुछ खाया खट्टा लग गया तो उसमें एसिड होगा, खाया कड़वा लगा तो बेस होगा, है ना। सार एंड बिटर ये दो अलग टेस्ट हैं, और ये दोनों टेस्ट जो है किस पे डिपेंड, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, एक्चुअली एक्सप्रेसेंस पे डिपेंड करता है वो, बट एट प्रेजेंट मैंने आपको वो बताया नहीं, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एसिड बेस थियोरीज जो है मल्टीपल थियोरीज मल्टीपल साइंटिस्ट ने दी हुई थी, और उनके हिसाब से एसिड क्या है, बेस क्या है, वही हम डिस्कस करेंगे। हम एकदम बेस थियोरीज से लेंगे, ठीक है। 3 थियोरीज है, मेजर थियोरीज आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई, ओके। तो तीनों थियोरीज हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थियोरी जो है दैट इज आर्हेनियस थ्योरी, सेकेंड है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, also called as Bronsted-Lowry theory, and third है Lewis theory। 3 theories है, ओके। आर्हेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एंड ल्यूइस थ्योरी या ल्यूइस थ्योरी, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके लिए ना मैं थोड़ा सा चेंजेस बनाता हूँ, रुको, मूव का ऑप्शन कहाँ पर है, मूव, हाँ। तो अभी जरा ध्यान देना, ठीक है। सब्सटेंस एसिड रहेगा तो क्या चेंजेस होंगे उसमें, और बेस होगा तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस थियोरीज, वही मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखो ये सेक्शन एसिड का, ये सेक्शन बेस का। तो इफ अ सब्सटेंस इज एसिड इट रिलीजेस H+ आयंस इन aqueous solution। व्हाट डू यू मीन बाय aqueous solution? ध्यान दो, aqueous solution का मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन अगर आप वाटर में बनाते हो तो वो बना देता है aqueous solution। डू यू अंडरस्टैंड? तो aqueous solution मतलब ऐसा सोल्यूशन जो पानी में बना हुआ है, जिसका सॉल्वेंट वाटर है, और सोल्यूट जो चाहो वो डालो, ठीक है। तो आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H+ आयंस इन aqueous solution, while what about bases? Bases are known to release OH- ions when they are present in aqueous solution, okay। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। व्हाट अबाउट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी? इसमें एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है?
Acid is the one which is known to donate H plus ions ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है समझने की, है ना। क्यों समझने की नॉर्मल बात है? बिकॉज हाइड्रोजन होता है एसिड्स के पास, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये थ्योरी आई क्यों थी? चलो इसमें तो H प्लस OH माइनस बता दिया था ना, तो ये थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऐसे भी सब्सटेंसेस थे जो बेस थे जिनमें OH माइनस था ही नहीं, स्टिल दे वर बिहेविंग एज बेस। ओके, तो यहां पर वो जस्टिफाई हो ही नहीं रहा ना। OH माइनस है तो ही बेस है, यही बोला हुआ है, राइट। OH माइनस है तो ही बेस है, इतना ही बोला हुआ है। बट OH माइनस नहीं होने के बाद भी वो बेस था, तो वो सब्सटेंस के बारे में बताया ही नहीं, उसको हम बेस बोलेंगे कैसे? इसलिए नई थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला एसिड इज द वन कि जो रिएक्शन में H प्लस को डोनेट करता है, और बेस क्या होता है? बेस इज नोन टू एक्सेप्ट H प्लस आयंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो बेसिस वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करते हैं, एसिड्स वो है जो डोनेट करते हैं। एज गुड एज एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें H प्लस दिया जा रहा है, तब वो जो एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस को वो बेस है, और जो दे रहा है वो क्या है? एसिड। ऑलराइट, ठीक है। तीसरा, ल्यूइस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ल्यूइस थ्योरी तो और अच्छे से जस्टिफाई करता है ऐसे एसिड्स को जिन पे H प्लस नहीं है। तो ऐसे भी एसिड्स है जिनमें H प्लस नहीं है, बेसिस इसमें OH माइनस नहीं है, तो उनको जस्टिफाई करने के लिए ये थ्योरी बढ़िया है, ल्यूइस थ्योरी। मोस्ट एडवांस थ्योरी आप कंसिडर कर सकते हो। उसके हिसाब से जो एसिड्स है दे आर नोन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर हैंड बेसिस क्या होंगे? बेसिस आर द वंस हु डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लोन पेयर, ठीक है। इसके लिए मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा कुछ रिएक्शंस वगैरह देकर सबके लिए, बट बेसिक आउटलाइन यही है। मतलब आपको अगर ये बेसिक आउटलाइन समझ में आ जाए ना, तो एसिड बेसिस थ्योरीज में कंफ्यूजन होने का आपको कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया लिखना, आई एम सॉरी, ठीक है। एनीवेज, तो ऐसा कुछ है एसिड बेसिस इनके तीनों थियरीज के हिसाब से, ठीक है। अभी एक एक रिएक्शन ही कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि रिएक्शन कैसे सपोर्ट करता है इनको, ठीक है। ऑलराइट, तो आपने तो देख ही लिया है रिएक्शंस, आपने पहले मतलब लोअर स्टैंडर्ड्स में इसके रिएक्शंस देखे। सो लेट्स सी, ठीक है। अब लाइन बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस HCl ले लिया, HCl को ऐड कर दिया मैंने वाटर में, तो दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब हम लोग यही हमेशा लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है पता है? ये जब स्प्लिट होता है ना, तो ये H प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, हम लोग 11 में डिस्कस कर चुके। तो ये जो H प्लस है ये इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और ये बनाएगा इंस्टेड ऑफ दिस, ये बना सकता है H3O प्लस। बट माई बॉटम लाइन, माई पॉइंट इज कि यहाँ पर H प्लस रिलीज हो रहा है, या H3O प्लस, H प्लस की जगह पे अगर H3O प्लस भी लिखा जाए तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलीज हो रहा है ना, तो दिस रिलीज है, इसका मतलब ये क्या है? एसिड है। देखो ना, हो गया प्रूफ। अगर उस जगह पे मैं NaOH डाल देता हूँ नीचे, ध्यान दो, अगर मैं NaOH ले लेता हूँ और उसको एक्वस सोल्यूशन में H2O में डालता हूँ, तो ये बना देगा Na प्लस प्लस OH माइनस। देखो हमारे बोर्ड को क्या हो गया, इसको ब्लैक आ गया बीच में ही। एनीवेज, तो OH माइनस, ठीक है। तो देखो OH माइनस रिलीज हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया बेस, प्रूव हो गया एसिड बेस, राइट, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, H प्लस रिलीज कर रहा है, OH माइनस रिलीज कर रहा है ना। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ऐसा है कि इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का ना एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, वही हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अभी डिस्कस करते हैं। बस अपडेट रहने के लिए मैं आपका टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सामने, ताकि आप लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, अगर मैं एक कंपाउंड लेता हूँ HCl और उसको रिएक्ट करवाता हूँ NH3 के साथ,
ठीक है, दिस रिजल्ट्स रिवर्सिबली इन फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक है, ध्यान दो अभी क्या बता रहा हूं मैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन किसने किसको दिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के पास प्लस था, तो ये चले गया इसके पास, ये चले गया इसके पास। ठीक है, और Cl के पास तो माइनस था ही, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन को डोनेट किसने किया, HCl ने, एक्सेप्ट किसने किया, NH3 ने, तो HCl क्या हुआ, HCl हो गया एसिड और NH3 क्या हो गया, बेस। तो इसको बोलेंगे हम एसिड 1 और इसको बोलेंगे बेस 1। ठीक है, अब जरा बेस नहीं, बेस 2 बोल देंगे, बेस 2 वुड बी बेटर, कंफ्यूजन नहीं होगा, बेस 2। ठीक है, 2 भी नहीं निकल रहा है। ऑलराइट, अभी यहां पर जब यही रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा है तो क्या हो रहा है, वापस HCl और NH3 बन रहा है, जब NH4 प्लस और Cl माइनस बने थे। तो इस केस में रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, जरा देखो, H इज गिवन टू Cl, किसने दिया, NH4 ने, तो NH4 प्लस क्या हो गया, डोनेट कर रहे हैं ना, तो एसिड हो गया, राइट। सो दिस बिकम्स एसिड, बट ये एसिड किससे बना है, NH3 से बना है ना, NH3 इज बेस 2, तो ये भी हो जाएगा एसिड 2। ऑन द अदर हैंड इसने रिसीव किया Cl माइनस, राइट, और ये किससे बना है, HCl से बना है, HCl इसने रिसीव किया तो ये बेस हुआ। ठीक है, एंड दिस इज बिलोंगिंग टू दैट 1 वाला कैटेगरी, तो ये हो जाएगा बेस 1। ठीक है, तो जरा नोटिस करो, ये एसिड बेस और ये एसिड बेस, तो ये दोनों के दोनों, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दोनों के दोनों बने हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है और ये भी कॉन्जुगेट। इसकी स्पेशलिटी पता है क्या होती है, इसकी स्पेशलिटी है कि अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस, मतलब उससे बना हुआ बेस वीक रहेगा, और अगर उसका बेस स्ट्रांग है तो उससे बना हुआ एसिड, कॉन्जुगेट एसिड वीक रहेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल है, जैसे HCl स्ट्रांग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहेगा, ओके, NH3 वीक बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड जो है स्ट्रांग रहेगा। समझ में आ रहा है, तो ये एक चीज है। ठीक है, इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे इसी में कंटिन्यू करके बतानी है आपको, इसलिए इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, हम इस पे भी आएंगे, इसके नीचे लिख रहा हूं, दैट इज अबाउट द क्या बोल सकते हैं, अबाउट नेचर ऑफ वाटर। जरा ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, सॉरी सॉरी क्या हो गया इसको, हाँ मुंह से निकाला ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दो, अगर मैंने वाटर को रिएक्ट करवाया HCl के साथ तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। वाटर जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये H प्लस को खुद के पास खींच लेगा। ठीक है, और क्या बना देगा, इट विल फॉर्म H3O प्लस Cl माइनस। तो जरा नोटिस करो क्या हुआ है, इसने एक्सेप्ट किया तो ये हो गया बेस, तो मैं इसका लिखता हूं बेस 1, और ये हो गया एसिड जिसने डोनेट किया है एसिड 2, इससे बना Cl माइनस, तो ये हो जाएगा क्या बनेगा, बेस 2, वेरी गुड, और ये बनेगा एसिड 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी से बना हुआ है ना ये, और रिवर्स में वही हो रहा है, ये वापस अपने H प्लस इसको दे रहा है, तो ये एसिड बिहेव करेगा वो बेस। तो इसमें यू विल ऑब्जर्व H2O का बिहेवियर था बेस। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2O के साथ ही मैंने ले लिया यहाँ पर H2O और उसको रिएक्ट किया मैंने NH3 के साथ। ठीक है, NH3 के साथ, तो NH3 ने क्या किया, NH3 ने एक प्रोटॉन ले लिया, NH4 प्लस कर दिया और उसको प्लस OH माइनस कर दिया। देखो ये लोन पेयर है ना, तो इसने खींच लिया यहां पर, तो क्या हुआ, यहां पर H2O was the one donating हाइड्रोजन, बराबर, इसने डोनेट किया हाइड्रोजन, तो डोनेट करने वाला क्या होता है, क्या होता है, एसिड होता है, राइट। तो ये है एसिड 1 और ये हो गया बेस 2। यहां पर फिर रिवर्स प्रोसेस होगा, ये H प्लस लेगा तो ये दे रहा है, तो ये हो जाएगा एसिड 2, बिकॉज ये बेस 2 से बना हुआ है, और ये हो जाएगा बेस 1। डू यू अंडरस्टैंड। तो देखो यहां पर H2O ने बेस की तरह बिहेव किया था, यहां पर H2O ने एसिड की तरह बिहेव किया। यही है
एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, समझ में आया? इट कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, डिपेंडिंग किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो आते हैं ये वाले कंसेप्ट पे, ल्यूइस थ्योरी पे। तो ल्यूइस थ्योरी के हिसाब से अब एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, राइट। सो अगर मैं दो एग्जांपल्स, दो कंपोनेंट्स ले लेता हूं, एक ले लिया मैंने NH3, इसके पास लोन पेयर है, और एक ले लिया मैंने BF3 फॉर एग्जांपल। तो हमको पता है बोरॉन जो है उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एम्प्टी ऑर्बिटल भी केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखा है, नहीं भी पता है तो छोड़ दो। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि ये लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन खुद की तरफ खींचेगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्या होता है? वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 9 नंबर का चैप्टर है आपको। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसको दे दिया, और फिर वो आपस में शेयर करे। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन ने खुद होकर इसको इलेक्ट्रॉन दिया ताकि तू ले और मेरे साथ बॉन्ड बना, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना, इसको फिर शेयर किया इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस डायरेक्शन में बना, और ये आपका BF3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो इससे जस्टिफाई क्या होता है, जरा ध्यान दो। ये जो सब्सटेंस इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने लिया, तो ये हो गया, इसने एक्सेप्ट किया ना, तो ये हो गया ल्यूइस एसिड, और इसने डोनेट किया तो ये हो गया ल्यूइस बेस। समझ आया? ठीक है। तो ये है ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस हो गया, ठीक है। एसिड बेस थियरी इज फिनिश, एंड आई थिंक आजकल हम रोक भी देते हैं, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो फिर से देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, क्या कुछ नोट्स लिखना है वो लिख भी सकते हो। अभी के लिए मैं मूविंग 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा, फिर स्टॉप करूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।